तो ओके स्टूडेंट्स, अभी डिस्कस करते हैं बिगो नोटेशन। हम लास्ट क्लास में हम बिगो नोटेशन कंटिन्यू कर रहे थे। अभी उसके आगे बात करते हैं किस तरीके से बिगो नोटेशन वर्क करती है। हमने देखा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, अगर दो फंक्शन है हमारे पास 10n² वर्सेस n की पावर 3। तो अगर ये दो फंक्शन है हमारे पास, तो इन दोनों में बेटर कौन सा है, आपके लिए कौन सा अच्छा है। तो चलिए इन दोनों को एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, n की वैल्यू 1। अगर n की वैल्यू 1 लेता हूँ तो 10² की वैल्यू क्या आएगी, 10। n की क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, 1। साउंड या 10 तो बेटर परफॉर्म कर रहा है, वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है 10 सेकेंड। आप इसे सेकेंड्स में काउंट कर लिए तो ये 10 सेकेंड और 1 का मतलब है 1 सेकेंड। तो कौन सा टाइम कम है, 1 सेकेंड। ऐसा लगता है n के क्यूब इज बेटर। बट अगर आप थोड़ा सा n की वैल्यू को बढ़ाएंगे और एक पर्टिकुलर नंबर पे आने के बाद, ठीक है, मान लीजिए n की वैल्यू 10 लेता हूँ, तो अब आप फील करेंगे व्हाट विद द वैल्यू ऑफ 10n², इट इज 1000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n की पावर क्यूब, इट इज अगेन 1000। तो दोनों बराबर आ गए, यानी n की वैल्यू 10 के पे आने के बाद दोनों ही फंक्शन एग्जैक्टली सेम कॉम्प्लेक्सिटी प्रोड्यूस कर रहे थे, सेम टाइम ले रहे थे। आफ्टर n की वैल्यू 10, अब मान लीजिए n की वैल्यू है, मैं यहाँ पे रख देता हूँ 100। अगर 100 रखता हूँ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड पे 100 रखने पे यानी कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि ये टाइम आप देख लीजिए, ये टाइम आ गया आपका 10 लाख, ये टाइम आ गया आपका 1 लाख। तो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। अब आपको ग्राफ में यहाँ पे डिनोट कर रहे होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद, एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद आपका ये फंक्शन यहाँ पे देखिए, ग्राफ में, मैं ग्राफ में पॉइंट आउट कर रहा हूँ इस जगह पे, एक पर्टिकुलर टाइम आने के बाद आपका एन की क्यूब वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है। यानी कि एन की क्यूब, अगर किसी फंक्शन की फंक्शनैलिटी एन की क्यूब है, 10n² को मान लेता हूँ ए, एन की क्यूब को मान लेता हूँ बी, यानी एक प्रोग्राम ए जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10n², और एक प्रोग्राम बी जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन की पावर 3। तो डेफिनेटली वो प्रोग्राम जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी 10n² है, यानी कि प्रोग्राम ए, विच इज मच मच बेटर देन a program B whose complexity is 10 n की पावर 3। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट, और इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, अगर आपके पास दो एल्गोरिथम हैं तो आप दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी निकालिए और कंपेयर करके बिगो नोटेशन की हेल्प से या एसिम्प्टोटिक नोटेशन की हेल्प से आप ये बता पाएंगे कि कौन सा प्रोग्राम बेहतर है एज कंपेरिजन टू अदर। एक और फंक्शन है, उसी तरीके से समझाया गया है, एस इनपुट गेट्स लार्जर एनी एल्गोरिथम ऑफ स्मॉलर ऑर्डर विल बी मोर एफिशिएंट देन एल्गोरिथम ऑफ लार्जर ऑर्डर। तो इसका क्या मतलब है, वो एल्गोरिथम जिसका ऑर्डर ज़्यादा है वो लेस अच्छा परफॉर्म करेगा, लेस परफॉर्म करेगा एज कंपेरिजन टू वो एल्गोरिथम जिसका ऑर्डर कम है। सो एस इनपुट गेट्स लार्जर एनी एल्गोरिथम ऑफ ए स्मॉल ऑर्डर विल बी मोर एफिशिएंट, यानी एन ज़्यादा अच्छा है एज कंपेरिजन टू n² से, n² ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू n की पावर क्यूब से। n की पावर क्यूब से ज़्यादा अच्छा कौन सा हुआ, n की पावर क्यूब ज़्यादा अच्छा है n की पावर 4 से। इस तरीके से सो ऑन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे सेम ये फंक्शन दिखाया हुआ है, एक 3n है, 3n यानी कि जिसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n। इसका ऑर्डर क्या हो गया, एक फंक्शन 0.05n², मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे 0.05, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई में n² है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑर्डर ऑफ n² बहुत ज़्यादा टाइम लेगा एज कंपेरिजन टू ऑर्डर ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n लीनियर चल रहा है, लाइन आपको देख रहे होंगे, ये लीनियर है, बट n² एक
कर्व बना रहा है जो कि तेजी से कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर रहा है। as number of n gets bigger and bigger, order of n square take large time, very large time as compared to order of n। चलिए अब सिंपल, even though it is correct to say 7n minus 3 is order of n की power 3, a better statement is 7n minus 3 is order of n। That is, one should make that approximation as tight as possible। सिंपल रूल कैसे बनाना है इसे, ड्रॉप लोअर ऑर्डर टर्म एंड कांस्टेंट फैक्टर 7n-3 इज ऑर्डर ऑफ n, इसको आप ऑर्डर ऑफ n कहेंगे। ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log n प्लस 5n, अब इसको 5n स्क्वायर प्लस n, इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर log n। अब सिंपल सा मीनिंग ये निकलता है कि आपको ये पता करना है कि कोई फंक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए ये फंक्शन 7n-3, आप इसको बिगो ऑफ n स्क्वायर भी कह सकते हैं, आप इसे बिगो ऑफ n की पावर क्यूब भी कह सकते हैं, आप इसे बिगो ऑफ n की पावर सिंपल 1 या ऑर्डर ऑफ n भी कह सकते हैं। तो आपको क्या कहना ज़्यादा सही स्टेटमेंट है या बेटर स्टेटमेंट है, पहले तो इस बात का मतलब समझिए। हम ये तीनों क्यों कह सकते हैं, एक फंक्शन को हम क्यों कह सकते हैं कि वो ऑर्डर ऑफ एन है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, या ऑर्डर ऑफ एन क्यूब है, या इससे भी बेहतर है, हम इनके अलग अलग नाम क्यों हैं। तो पहले इस बात को समझते हैं। तो सिंपल सा देखिएगा बच्चे, स्टेटमेंट क्या थी, 7n-3, इसको हमने कहा सबसे पहले हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ एन है। ऑर्डर ऑफ एन प्रूव करने के लिए मैंने एक फंक्शन अगर ऐसे प्रूव कर दिया, 7n मान लीजिए -3 लेस देन है किससे, आपसे 7, या इसे सिंपल कर देते हैं 8n। ठीक है, 8n से कम है, ऑब्वियस सी बात है। अब आप ध्यान से समझिए, अगर fn, ये fn है, fn कम है g ऑफ n से, c इंटू जी ऑफ n से, ये लेस है, तो ये बिगो हो गया। बिगो कौन सा बिगो हो गया, बिगो ऑफ n, यानी कि ऑर्डर ऑफ n मैंने बना दिया, इसे ऑर्डर ऑफ n है। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, एक नंबर समझिएगा, अगर ये ऑर्डर ऑफ n है यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई n से कम है, तो क्या ये 8 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर से कम होगा। ध्यान से देखिएगा सवाल, Sn वही है, Sn-3, Fn वही है, Fn की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्या इससे कम होगा। ऑब्वियस सी बात है यार, अगर ये 8 मल्टीप्लाई बाई n से कम है, तो ये 8 मल्टीप्लाई बाई n स्क्वायर से भी कम होगा। फिर हम कहेंगे क्या ये 8 मल्टीप्लाई बाई n की क्यूब से भी कम होगा। ऑब्वियस सी बात है, n की वैल्यू तो मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो ये सबसे कम होगा। यानी कि अगर मैं एक सिंपल शब्दों में आपसे कहूँ, मैथमेटिकली एक नंबर है 10, और मैं आपसे पूछता हूँ 10 से ऐसे नंबर बताइए बताइए जो कि 10 से बड़े हों, तो आपके दिमाग में अलग अलग नंबर आ सकते हैं, 15, 20, 25, 40। देखिए मैं सारे नंबर लिखता हूँ, 15, 20, 25, 40 एंड इवन मच मोर। लेकिन पॉइंट इज दैट मुझे 10 से वो नंबर बताना है बड़ा, जो कि टाइटेस्ट बाउंड हो, यानी कि सबसे क्लोज हो, यानी कि जो टाइटेस्ट बाउंड हो। अब टाइटेस्ट बाउंड का क्या मतलब है, जो सबसे नियर अबाउट हो। तो अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ, फाइंड अ नंबर, फाइंड अ नंबर which is
बिगर देन 10। तो आपका जो सबसे सही जवाब है वो होगा 11। क्यों 11? क्योंकि बड़ा तो इससे बहुत सारे नंबर है 10 से, ऑब्वियस सी बात है 10 से जितने भी नंबर बड़े हैं वो डेफिनेटली 10 के कंपैरिजन बड़े ही हैं। बट जो कि टाइटेस्ट बाउंड है यानी कि सबसे क्लोज में बड़ा है। तो अगर मैं इसे एक लीनियर लाइन पे आपको समझाऊं कि एक नंबर है, एक लीनियर स्केल, स्केल के ऊपर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, देन 11, 12, 13, 14 अप टू इन्फिनिटी। तो मेरा पॉइंट ये है हमें 10 से बड़ा नंबर फाइंड आउट करना था, तो सिंपल लीनियर स्केल पे 11 ही वो नंबर था। तो अगर 10 11 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है 10 12 से भी कम होगा, 10 13 से कम होगा। सिमिलरली अगर 7n-3, अब आपको बात से कनेक्ट करता हूँ, 7n-3 अगर ऑर्डर ऑफ n से कम है तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से भी कम होगा, वो ऑर्डर ऑफ n की क्यूब से भी कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर लीनियर से ही अगर वो कम हो रहा है तो कि स्क्वायर और क्यूब या उससे बड़े फंक्शन सबसे ही कम होगा। जैसे कि 10 अगर 11 से कम है तो ऑब्वियस सी बात है 12 13 से भी वो कम ही होगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ कि हमें टाइटेस्ट बाउंड लेके चलना चाहिए बिग ओ नोटेशन के अंदर, सबसे क्लोज वन। ओके, इफ वी वांटेड टू से रनिंग टाइम इज एट लीस्ट वी यूज ओमेगा। अब ये टर्म क्या हो गया? बिग ओमेगा नोटेशन। अब बिग ओमेगा नोटेशन क्या है देखिएगा। बिग ओमेगा नोटेशन को हम कैसे डिनोट करते हैं? इससे। अब टॉपिक क्या बन गया हमारा? हमने ओमेगा बिग ओ नोटेशन देख लिया, अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली बिग ओमेगा या सिंपली ओमेगा नोटेशन। तो ओमेगा नोटेशन क्या कहती है? इफ वी वांटेड टू से रनिंग टाइम इज लीस्ट वी यूज ओमेगा सिंबल। हमें यानी कि लीस्ट टाइम इससे डिनोट करता है। किसी प्रोग्राम का मैक्सिमम टाइम हम बताते हैं तो हम कह सकते हैं हम बिगो से नोटेशन से डिनोट करते हैं। और अगर हम कम टाइम डिनोट कर रहे हैं कि ये एल्गोरिथम मिनिमम कितना टाइम लेगा तो वो हमारा ओमेगा नोटेशन है। ओके, इसलिए इससे कहते हैं कि ये लोअर बाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम। अब डेफिनेशन क्या हो गई? इफ एफ एन एन जी एन आर टू कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन देन वी कैन से, क्या डेफिनेशन बन गई? एफ एन इज बिगो ऑफ बिग ओमेगा इफ देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट C and N note such that Fn is always greater than equal to C omega n for all n note। ओके, यानी कि सिंपली Fn की वैल्यू, Fn की वैल्यू अगर बड़ी है या बराबर है किसी C इंटू जी एन से, किसी C इंटू जी एन से, देन इसका मतलब ये है कि वो एफ एन एक ओमेगा नोटेशन है। एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अब मान लीजिए हमें इसे एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। तो देखिए डॉटेड लाइन क्या दिखा रही है कि एफ एन की वैल्यू हमेशा ऊपर जा रही है, किस पॉइंट के बाद? एन नोट के बाद। तो एन नोट, एन की वो वैल्यू है जो इक्वेशन में पुट करने के बाद एफ एन को हमेशा बड़ा रखेगी और जी एन को हमेशा छोटा रखेगी। तो ये हमारा साबित करती है कि जो एफ एन है, अगर हम ऐसा कर पाए तो इससे ये पता चलता है कि एफ एन एक ओमेगा नोटेशन है, ये ओमेगा फंक्शन है। इन दिस इंस्टांस ग्राफ में समझाया गया है, इन दिस इंस्टांस फंक्शन सी इंटू जी एन इज डोमिनेटेड बाय द फंक्शन एफ एन टू द राइट ऑफ एन नोड। ओके, तो ये बात हमने क्लियर की। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल जैसे कि आप 3n+2 इज अ ओमेगा ऑफ n। ओके, अगर अब आपको ये प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव करेंगे? सिंपली आपको समझाया है। आपको प्रूव करने के लिए एक ही तरीका है, एक फंक्शन बनाइए और प्रूव कर दीजिए। मान लीजिए मैं आपको यहीं प्रूव करके दिखाता हूँ। आपको प्रूव करना है 3n+2 ओमेगा है, यानी कि मुझे
3n+2 बड़ा होगा किससे, c/gn से। देखिएगा अब c/gn, यहाँ पे फंक्शन देखिएगा, fn को बड़ा रखना है c/gn से, तो मुझे, मैं लिखने के लिए क्या तरीका यूज करता हूँ, मैं लिखता हूँ c/gn को रिप्लेस कर देता हूँ, मान लीजिए 3n से, और यहाँ पे 3n+2 है ही। अब मैंने ये फंक्शन बना दिया और मैंने फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब ये फंक्शन बनाया कैसे, c/gn कैसे बनाया है, सिंपली मैंने कांस्टेंट टर्म को इग्नोर कर दिया राइट हैंड साइड के लिए। यानी कि मेरे आपसे ये कहने का मतलब है, मैंने राइट हैंड साइड जो बनाई है उसका तरीका लेफ्ट हैंड साइड से ही लिया है, लेफ्ट हैंड साइड को ही कन्वर्ट कर दिया राइट हैंड साइड में और एक c/gn बना दिया। ये एक बेटर वे है, ये आप कह सकते हैं gn बनाने का एक तरीका है। एक, देखिए ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है, तो कोई फिक्स रूल नहीं है, आप जैसे भी बना सके आप वैसे बना सकते हैं। मैं जनरली प्रेफर करता हूँ आप fn की मदद से ही c/gn बना लें। अब क्योंकि मुझे fn को बड़ा रखना था तो मैंने कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड पे रिमूव कर दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए n की वैल्यू 1 पे ही ये क्वेश्चन होल्ड करने लग जाएगी, n की वैल्यू 1 पे ही। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे रिजल्ट आता है 5 और जो कि बड़ा है राइट हैंड साइड पे रिजल्ट आएगा 3, तो ये इक्वेशन होल्ड कर गई। सिमिलरली ये इक्वेशन होल्ड करेगी जब तक कि आप इन्फिनिटी तक नहीं चले जाएं, यानी कि n की वैल्यू 1 के बाद ये इक्वेशन अप टू इन्फिनिटी होल्ड करेगी। तो मैं ये कह सकता हूँ fn एक, यानी 3n+2 एक ओमेगा फंक्शन है। ओके, नाउ ओमेगा के बाद बात करते हैं थीटा नोटेशन की। तो देखिए जहाँ पे बिगो नोटेशन आपका वर्स्ट केस सिनारियो सॉल्व करता है, मैं फिर लिख देता हूँ, बिगो नोटेशन वर्स्ट केस सिनारियो को सॉल्व करता है। ठीक, अब वर्स्ट केस का भी क्या मतलब है, यानी जिसमें आपके प्रोग्राम को मैक्सिमम टाइम लगे, वही आपके लिए वर्स्ट केस हो गया। जबकि आपका ओमेगा नोटेशन आपका कौन सा सिनेरियो सॉल्व करता है, आपका बेस्ट केस का, यानी ओमेगा नोटेशन रिप्रेजेंट करता है बेस्ट केस। ओके, बेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है, और बेस्ट केस को कह सकते हैं हम मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम ओके, तो बिगो और ओमेगा समझ आया। अब बात करते हैं सीधे थीटा नोटेशन की। व्हाट इज द थीटा नोटेशन, तो जैसे कि नाम से पता चलता है, या आप समझ ही गए होंगे, इफ वी विश टू एक्सप्रेस द टाइट बाउंड वी यूज द थीटा नोटेशन। अगर हमें टाइट बाउंड यूज करना है, यानी कि सिंपली आपको एवरेज लेना है, एवरेज केस, ना बेस्ट लेना है ना वर्स्ट लेना है, तो आपके लिए जो बेस्ट नोटेशन है वो है थीटा नोटेशन। अब ये कैसे काम कर रही है, एफ एन इक्वल टू थीटा ऑफ जी इंटू एन, इसको कैसे कहेंगे, मीन्स दैट एफ एन इज अ बिगो ऑफ एन एंड एफ एन इज अ ओमेगा ऑफ एन। यानी कि अगर कोई फंक्शन थीटा है, इसका मतलब है कि वो बिगो भी है और वो ओमेगा भी है, यानी वो बेस्ट केस के भी नियर अबाउट है और वो वर्स्ट केस, यानी वर्स्ट केस और बेस्ट केस और वर्स्ट केस का कॉम्बिनेशन है आपका थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन बेसिकली एवरेज केस को रिप्रेजेंट करता है, तो मैं ये कह सकता हूँ थीटा नोटेशन किसको रिप्रेजेंट करता है, एवरेज केस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप इसकी फिगर को देखें तो एफ एन डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन में हम एफ एन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नीचे की लाइन नीचे की लाइन c/gn है, ठीक है, ये देखिए, आप इसे नीचे की लाइन को क्या लिख सकते हैं, c/1gn, ऊपर की लाइन को लिख सकते हैं c/2
जी ऑफ एन। तो ये दोनों फंक्शंस हैं, एफ एन दोनों के बीच में लाई करता है, यानी कि वो किसी से बड़ा, किसी जी एन से बड़ा और किसी जी एन से छोटा होगा। तो अगर आपको ध्यान होगा तो जो ओमेगा की डेफिनेशन थी उसमें एफ एन को बड़ा रखा जाता है, और थीटा नोटेशन और ओमेगा नोटेशन में एफ एन को छोटा रखा जाता है। तो थीटा नोटेशन के अंदर दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ओके, तो अभी हमने ओमेगा भी डिस्कस किया, थीटा भी डिस्कस किया, बीगो भी डिस्कस किया, और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझाया गया है इन सब का मतलब क्या है, मैंने आपको पहले ही इन शॉर्ट बता दिया कि अगर कोई फंक्शन थीटा फंक्शन है, इसका मतलब है एफ एन एंड जी एन ग्रो एट द सेम रेट। अगर एफ एन और बिगो है तो इसका मतलब है एफ एन थीटा नहीं है और ओमेगा नहीं है, देन वी कैन से दैट एफ एन इज एसिम्प्टोटिकली स्लोअर देन ग्रोइंग दैट जी ऑफ एन, यानी कि उसके रेट से कम है। और अगर मैं कहता हूँ एफ एन ओमेगा है, दैट मीन वो बिगो नहीं है, देन वी कैन से दैट एफ एन इज एसिम्प्टोटिकली फास्टर ग्रोइंग दैट जी एन। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही स्लाइड्स में। अब आपको कौन सा नोटेशन कब यूज करना है ये है यहाँ पे मतलब। तो सिंपल सा मीनिंग है बच्चे, बिगो नोटेशन आप तब यूज करिए जब आप वर्स्ट केस को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओमेगा नोटेशन तब यूज करिए जब आप बेस्ट केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और थीटा का तब यूज करिए जब आप एवरेज केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू एक्सप्रेस द एफिशिएंसी ऑफ आवर एल्गोरिथम which of the three notations should we use? As a computer scientist, we generally like to express our algorithm as big O, since we would like to know the upper bound of algorithm. Why? कह रहा है हम सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हमें किसका यूज करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है यार, आप प्रोग्राम की मिनिमम आपने कितना कम टाइम में रन हो गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि जब आपका प्रोग्राम मैक्सिमम टाइम लेगा तो कितना लेगा, दैट इज द मोर इम्पोर्टेंट। और मैक्सिमम टाइम कौन बताता है, बिगो नोटेशन। तो जनरली हम कॉम्प्लेक्सिटी को बिगो नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज द रीजन। कहते हैं इफ वी नो द वर्स्ट केस देन वी कैन एम टू इम्प्रूव इट और टू अवॉइड इट। सिंपल से मीनिंग है, हमें वर्स्ट केस पे फोकस करना चाहिए, ताकि तभी तो हमारा प्रोग्राम सबसे बुरे टाइम केस में भी, वर्स्ट केस में भी अपना बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। हम उसके लिए रेडी रहेंगे कि इसका मैक्सिमम टाइम 10 सेकेंड है, तो हमें पता रहेगा वर्स्ट केस में 10 सेकेंड ही लेता है, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर पाएंगे। दैट इज द मेन गोल। अब आप, दिस इज द परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन चार्ट। क्या मतलब है इस परफॉर्मेंस क्लासिफिकेशन चार्ट का, पहले मैं आपको सिंपल सा एक ग्राफ बनाता हूँ, आप उसके बाद कनेक्ट करिएगा बात को। यहाँ पे एक्स एक्सिस में एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वाई एक्सिस में टाइम इंक्रीज हो रहा है। सबसे वो फंक्शन जो एन के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, देखिए वो कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन, और हम कांस्टेंट फंक्शन को डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ वन से। गॉट इट? कोई फंक्शन आ गया ऑर्डर ऑफ वन, अगर हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलर फंक्शन कांस्टेंट है, इसे क्या कहा जाता है ये भी ध्यान से समझिएगा। इसको कहा जाता है कांस्टेंट। अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो वो सबसे बढ़िया है। क्यों बढ़िया है सबसे? क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ रहा आपके प्रोग्राम के अंदर आप इनपुट आउटपुट क्या ले रहे हैं, इनपुट क्या ले रहे हैं डजंट मैटर, आपका प्रोग्राम सेम टाइम नंबर ऑफ सेकेंड्स के अंदर आउटपुट जनरेट करेगा, एन की वैल्यू चाहे 5 हो, 10 हो या 500 हो, यानी कि कांस्टेंट है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ वन, जो कि इस स्लाइड के अंदर सबसे पहले दिखाया अगर एफ एन वन हो। ओके, फिर आता है सबसे ओवन से बड़ा, हम कह सकते हैं लीनियर, हम कहते हैं लीनियर। ये लीनियर है, लीनियर का क्या मतलब है,
जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जा रही है। यानी कि एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके प्रोग्राम का टाइम। यानी कि आपका टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के। जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा। किस रेशियो में? उसी रेशियो में, किस रेशियो में एन बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में, यानी कि ऑर्डर ऑफ वन। अब आप, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा एल्गोरिथम बेटर है, एक एल्गोरिथम ए है जो ऑर्डर ऑफ वन ले रहा है, एक एल्गोरिथम बी है जो ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है, तो कौन सा बेहतर है? तो आपका जवाब होना चाहिए जो एल्गोरिथम ऑर्डर ऑफ एन ले रहा है, यानी कि एल्गोरिथम ए इज अ बेटर देन एल्गोरिथम बी। दूसरा एल्गोरिथम, दूसरा रिप्रेजेंटेशन है ऑर्डर ऑफ लॉग एन। लॉग की पावर, आपको ये जरूर पता होगा कि वो प्रोग्राम जो log n वैल्यू है, डेफिनेटली जो log n नंबर है वो n से कम होता है। तो log n n से अच्छा, ऑर्डर ऑफ वन से बुरा है। सिमिलरली एक टाइम होता है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ऑब्वियस सी बात है यार, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ऑर्डर ऑफ एन से। दूसरा आ गया ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। एन लॉग एन, यानी कि हम एन से अच्छे, ये एन है मेरा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग को मैनेज कर लीजिए, ये ओके। ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन बेहतर है किससे? ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से। बट ये बेकार है या बुरा है या ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ऑर्डर ऑफ एन से, सो ऑन। अब इसके ऊपर आता है डेफिनेटली ऑर्डर ऑफ एन की क्यूब हो सकती है, वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से भी बड़ा है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये थोड़ा कर्व ऐसे हो गया, वो है ऑर्डर ऑफ टू की पावर एन। ऑर्डर ऑफ टू एन, जिसको हम कहते हैं जनरली एक्सपोनेंशियल। हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपोनेंशियल को? एक्सपोनेंशियल टाइम टू पावर एन। यानी कि अगर आप इसको, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, आप देखेंगे एन की पावर है अगर वन, एन की वैल्यू, पावर कह रहा हूँ, एन की वैल्यू अगर वन, तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी? टू की पावर वन, टू। अगर एन की पावर है टू तो ये वैल्यू हो जाएगी फोर। अगर एन की पावर है थ्री तो ये वैल्यू हो जाएगी एट। एन की पावर है फोर तो वैल्यू हो जाएगी 16। यानी कि कितनी तेजी से ग्रो हो रही है एन की वैल्यू। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू जब एन की वैल्यू ग्रो हो रही है, तो इससे ये हमें ये पता चलता है कि जो सबसे वर्स्ट या सबसे बेकार एल्गोरिथम वो होंगे जो एक्सपोनेंशियल टाइम टेकिंग एल्गोरिथम होंगे। यानी कि जैसे ही एन की वैल्यू जरा सी मैंने इंक्रीज करी, उनका टाइम जो है, प्रोग्राम का टाइम है, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेरिजन टू अदर एल्गोरिथम। ओके, तो यही सारी चार्ट इसमें बताया है, आप लिख लीजिए। ऑर्डर ऑफ वन, देन उससे बुरा है ऑर्डर ऑफ लॉग एन, देन उससे बड़ा है एन, देन उससे बुरा है एन लॉग एन, देन उससे बुरा है एन स्क्वायर, देन एन क्यूब, देन टू एन, एंड सो ऑन। ये सारा चार्ट मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट है, एग्जाम्पल से आपको समझाया हुआ है कि कैसे कैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे एन की वैल्यू लेते जा रहे हैं। देखिए एन की वैल्यू यहाँ पे ली, एन की वैल्यू 8, तो log एन की वैल्यू क्या निकली? 3। 5 एन की वैल्यू क्या आ गई? 40। एन log एन की वैल्यू 24, एन स्क्वायर की 64, बट 2 की पावर एन की 65। ओके, जब एन की वैल्यू 16 थी तब आप देखिए इनकी वैल्यू में कितना जैसे जैसे फर्क आ रहा है। log एन में तो बहुत ही माइनर फर्क चेंज हो रहा है, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन वहीं आप 2 की पावर एन पे फोकस करेंगे तो देखेंगे जब एन की वैल्यू 256 हुई तो log एन 2 की पावर एन की वैल्यू हो गई 10 की पावर 76, जो कि कितना बड़ा नंबर है, उम्मीद करता हूँ आप समझ ही पाएंगे। ठीक है,
इसका मतलब है, तो आप उम्मीद समझ ही पा रहे होंगे कि एल्गोरिथम मान लीजिए ए कितना बेहतर होगा, और जबकि एल्गोरिथम बी जिसका पावर 2 की पावर n है टाइम टेकन, कितना वर्स्ट केस सिनेरियो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ये फर्दर चार्ट है, एग्जाम्पल भी इसमें समझाया हुआ है। ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दी, सिर्फ एक एग्जांपल बताया कि जो ऑर्डर ऑफ एन है वो लीनियर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, बाइनरी सर्च की ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। हम ये कॉम्प्लेक्सिटी क्लासेस अभी देख ही चुके हैं। यहाँ पे एक और बात इंपॉर्टेंट बताई कि वाकई साइज मैटर करता है क्या, तो यहाँ पे देखिएगा सेम चीज को रिपीट किया गया है, बट थोड़ा सा बेहतर तरीके से, कि सपोज ए प्रोग्राम हैज अ रन टाइम ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल, यानी किसी प्रोग्राम को मान लेते हैं रनिंग टाइम एन की फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल आप समझते हैं क्या नंबर है, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू मल्टीप्लाई बाय वन अप टू एन। ये टर्म चल रही है, इसे कहते हैं फैक्टोरियल। तो अगर कोई फंक्शन जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल है, तो अगर एन की वैल्यू 10 है तो 1 सेकेंड लेगा। एग्जाम्पल, एन की वैल्यू 10 से 10 से देखिए 12 करी तो 2 मिनट लेने लग गया, और 12 से जस्ट 14 करी, थोड़ी सी बढ़ा रहे हैं तो 6 आवर्स लेने लग गया। एन की वैल्यू 16 कर दी, 2 मंथ। एन की वैल्यू 18 कर दी, 50 ईयर। एन की वैल्यू 20 कर दी तो 200 सेंचुरीज लगेंगी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में, जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन फैक्टोरियल है। दिस इज द मेन लॉजिक। अब आप समझ गए कि वाई साइज मैटर, दैट्स वाई साइज इज मैटर, कि जितना आप एन के ऊपर कम डिपेंडेंसी रखेंगे उतना ही बेहतर है। तो समरी आपके लिए, एल्गोरिथम कैन बी क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी, हमने समझा, और सबसे बेहतर है, सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बिगो नोटेशन। क्यों? क्योंकि वो बस केस को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चे दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। आज हमने कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर बिगो, ओमेगा और थीटा को डिटेल से डिस्कस किया, और आप उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू फॉर टेकिंग अ क्लास। आज के इस लेक्चर को ओवर करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।